So hey guys, good morning and welcome back to our channel The Surreal Point. So we are back again with the new video. आज की वीडियो का टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड। ये जो चैप्टर है ये क्लास 11 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। इसका पार्ट 1 हम अपने चैनल पर कर चुके हैं, तो आप लोग जाके चैनल को चेक कर सकते हैं या फिर इसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के अंदर डाल दूंगी। तो आज हम करेंगे पार्ट 2, यानी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था 4 ऐसे फीचर्स जो कि बताते हैं कि कोई भी चीज़ लिविंग है या नहीं है ना, उसको डिस्क्रिमिनेट कर सके लिविंग को और नॉन लिविंग को। तो उसी कंटिन्यूएशन में आगे जो टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, कि कैसे कैसे टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे मिलते हैं। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? वैरायटी। ठीक है, तो यानी कि अब अगर हम अपने आसपास देखें तो हम देखेंगे कि हमें बहुत टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे, जैसे कि पॉटेड प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो कि हम पॉट्स के अंदर जो है उगाते हैं, या फिर नॉर्मल प्लांट्स, बड़े बड़े ट्रीज आपको मिल जाएंगे। एनिमल्स मिल जाएंगे, एनिमल्स में इंसेक्ट्स मिल जाएंगे, इंसेक्ट में बटरफ्लाइज मिल जाती है, बर्ड्स मिल जाते हैं। तो ऐसे और ऐसे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आप बाई नेक्ड आइज नहीं देख सकते, बट वो एग्जिस्ट करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब चीजें। तो यानी कि हमारे आसपास इतनी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो कि प्रेजेंट है। यही होती है डाइवर्सिटी। अब ये जो डाइवर्सिटी है, अब एक चीज और है कि जैसे आप अपना एरिया बढ़ाते हैं, मान लीजिए आप सिर्फ जहाँ पे आप रहते हैं आप सिर्फ वहां पर देख रहे हैं, वहां पर देखोगे तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे। फिर आप किसी और एरिया में जाओगे तो आपको अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। ये तो एरिया चेंज करने से आ गया कि अलग अलग वैरायटी जो है इंक्रीज हो गई। दूसरा, आप अपना एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर बढ़ाओगे, मान लीजिए आप सिर्फ जंगल में चले गए, तो जंगल में आपको ज्यादा एनिमल्स मिलेंगे, ज्यादा टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू जहाँ आप रहते हो। या फिर आप किसी पोन्ड में गए, तालाब वगैरह में गए, तो वहाँ पे आपको फिश वगैरह मिलेगी जो कि नॉर्मल किसी लोकल एरिया में या फिर वहाँ पर नहीं मिलती है। तो यानी जब आप एरिया चेंज करते हो तो एक तो आपकी वैरायटी चेंज होती है, दूसरा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी चेंज होते हैं, यानी कि टाइप्स भी चेंज होता है और नंबर भी चेंज होता है, कि नंबर भी बढ़ता है और क्या टाइप्स, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स भी बढ़ते हैं। तो यही होता है डाइवर्सिटी। अब इसी की बात करें तो टोटल अब तक हमने जो साइंटिस्ट ने क्या किया है कि जो उनको पता है नोन और डिस्क्राइब, वो है 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीशीज साइंटिस्ट जो है क्या कर चुके हैं। अच्छा, ध्यान रखना ये वो स्पीशीज है जो कि नोन है, यानी कि हम जानते हैं, और जिनको डिस्क्राइब किया हुआ है कि इनके फीचर्स ये ऐसे दिखता है या फिर इसके ये फीचर है। इससे ज्यादा स्पीशीज एग्जिस्ट करती है अर्थ पे, पर साइंटिस्ट जो है सिर्फ इतनी ही स्पीशीज को अब तक जान पाए हैं और डिस्क्राइब कर पाए हैं। इसका ये मतलब नहीं कि इतनी ही स्पीशीज एग्जिस्ट करती है, इससे ज्यादा एग्जिस्ट करती है, बट दे आर नॉट नोन टू अस राइट नाउ। ठीक है, ये है। उसके बाद एक टर्म आता है, डाइवर्सिटी से आता है बायोडाइवर्सिटी, और यही हमारी बायोडाइवर्सिटी है अर्थ की, जो कि हमें अब तक पता है। अब इस वर्ड को अगर मैं ब्रेक करूं तो बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग, और डाइवर्सिटी का मैंने आपको बताया था क्या मतलब होता है? वैरायटी। उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसकी डेफिनेशन हो जाएगी वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और जब मैं वैरायटी की बात करती हूँ तो आप ध्यान रखना मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ नंबर की, और दूसरा मैं बात करती हूँ टाइप की। तो अगर आप एक जगह से आप किसी एक प्लेस पे ए प्लेस पे रहते हो और आप बी प्लेस पे जाओगे तो आप देखोगे कि वहां पर टाइप ऑफ, माना आपके एरिया में एक स्पीशीज है, पिकॉक मिलते हैं, है ना, और पैरेट नहीं मिलते। आप बी स्पेस पे गए, वहां पे आपको पैरेट मिले, तो आपको क्या देखा कि टाइप चेंज हुआ, दूसरा नंबर भी चेंज होगा। मान लीजिए आप लोकल किसी एक ऐसे किसी शहर में रहते हैं ना, कोई सिटी है, और सिटी से आप फॉरेस्ट में गए, फॉरेस्ट में वैरायटी ज्यादा होगी, सिटी में वैरायटी ज्यादा होगी। फॉरेस्ट में वैरायटी तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे नंबर इंक्रीज हुआ। जब मैं वैरायटी की बात करती हूँ तो नंबर की बात करती हूँ और टाइप्स की भी बात करती हूँ, कि अलग अलग स्पीशीज आपको नई नई जगह देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गई बायोडाइवर्सिटी। तो अब अगर हम आगे बढ़े तो आगे हमारे पास आता है, ठीक है, हमने स्पीशीज तो जान ली, इतनी सारी स्पीशीज हमारे पास एग्जिस्ट करती है, ए बी सी, या फिर थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज हमारे पास एग्जिस्ट करती है, मिलियंस ऑफ स्पीशीज एग्जिस्ट करती है। तो इनका कुछ नाम भी तो होगा। तो मान लीजिए आप किसी एक जगह पे रहते हैं, तो वहां पे एक पेड़ है, उस पेड़ को मान लीजिए आपके यहाँ पे नीम कहते हैं, है ना, नीम का पेड़ है। आप दूसरी जगह पे जाओगे तो उसका मान लीजिए उस नीम के पेड़ को किसी और नाम से जाना जाता है। तो जितनी आप लोकल जगह पे जाओगे, हर लोकल एरिया में एक पर्टिकुलर स्पीशीज का एक नाम होता है। जैसे मान लीजिए आप सब्जी खरीदने गए और आपके यहाँ पे किसी सब्जी को कद्दू कहते हैं, है ना, और दूसरी जगह पे उसी सेम स्पीशीज को, उसी सेम सब्जी को पेठा कहते हैं।
तो उससे कन्फ्यूजन हो जाएगी। अब मान लीजिए आपने अपनी जगह से जाके आप दूसरी जगह पे गए, वहाँ पे सब्जी आपने खरीदी और आपने कहा कि मुझे कद्दू चाहिए, तो हो सकता है कद्दू वहाँ पे किसी और चीज़ को कहते हैं, तो वो आपको कोई और सब्जी दे देंगे, पर आपको तो वो नहीं चाहिए था। तो इससे क्या हुआ, कन्फ्यूजन क्रिएट हुई, क्योंकि अलग जगह पे एक ही चीज़ को अलग अलग नाम से जाना जा रहा है। तो ये जो अलग अलग नाम है एक ही चीज़ के अलग अलग जगह पे, बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। तो इसी को कम करने के लिए क्या किया गया कि इनको एक कॉमन नाम देते हैं, ताकि कन्फ्यूजन को खत्म किया जा सके, यानी कि क्या किया जा सके, एक स्टैंडर्ड नाम दिया गया। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। तो जो भी स्पीशीज हमें पता है कि इतनी सारी स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं, उनका हमने क्या किया, उनका हमने कर दिया नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या काम आता है, नोमेनक्लेचर काम आता है ताकि जितनी कंफ्यूजन है एक ही स्पीशीज के अलग अलग नाम को लेके वो खत्म हो सके। यानी कि हम क्या कर दें, हम एक स्टैंडर्डाइज कर दें, एक स्टैंडर्ड नाम दे दें, स्टैंडर्डाइज सिस्टम जनरेट कर दें, जिससे कि एक स्पीशीज को हर जगह उसी नाम से जाना जाए। इसी को बोलते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी किसी ऑर्गेनिज्म का नाम रखना है, नामकरण करना। द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ताकि सो दैट इट इज नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट इज नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि पूरे वर्ल्ड में उसको उसी नाम से जाना जाए। नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। क्यों किया गया था कि जितनी कंफ्यूजन है अलग अलग एक ही स्पीशीज के अलग अलग नाम को लेकर वो खत्म की जा सके, और एक स्टैंडर्ड सिस्टम जनरेट किया गया, इसको हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। अब एग्जांपल, ठीक है, ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, नाम तो हमने दे दिया। अब नाम देने के बाद क्या किया कि मैंने ना आपको एक अलग अलग सैंपल्स दिए, ऐसे मान लीजिए 10 सैंपल्स दिए या 10 फोटोग्राफ्स दिए, और मैंने आपको बोला कि अब आप इनका बताओ कि ये कौन कौन सी स्पीशीज है, कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म है। तो आपने बता दिया कि मान लीजिए आपको फर्स्ट पहचान में आया कि हाँ ये डॉग है, ये कैट है, ये पिकॉक है, ये पैरेट है। तो आपने उनको पहचान लिया। तो आपने पहचाना कैसे, तो यानी कि एक बार आपने आपको नाम पता चल गया, तो आप दूसरा काम क्या करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो दूसरा प्रोसेस क्या है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या, किसी चीज को पहचानना। तो आप पहचान कैसे पाओगे, अगर मैंने आपको अलग अलग सैंपल्स दिए, अलग अलग फोटोग्राफ्स दिए, उनसे पूछा कि मुझे बताइए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो आपने कैसे पहचाना, आपने पहचाना अगर आपको उसकी याद है कि डिस्क्रिप्शन याद है कि ये ऑर्गेनिज्म ऐसा दिखता है। मैं डॉग की बात करूँ तो डॉग ऐसा दिखता है, मैं कैट की बात करूँ तो कैट ऐसी दिखती है, पैरेट की बात करूँ तो पैरेट का नाम सुनते आपके दिमाग में एक फोटो आ जाती है कि हाँ पैरेट ऐसा दिखेगा, पिकॉक ऐसा दिखेगा। तो ये कैसे है, यानी कि आपको उस ऑर्गेनिज्म का क्या पता होना चाहिए, उसका डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन। तो आप किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कब कर पाओगे, जब आपको उसका डिस्क्रिप्शन पता है कि इसमें ये फीचर्स होते हैं, ये ऐसा दिखता है, तब जाके ये पिकॉक कहलाएगा। अगर ऐसा दिखता है तो ये पैरेट है ना। तो ये पता होना चाहिए आइडेंटिफाई करने के लिए। दूसरा हमें पता होना चाहिए ऑर्गेनिज्म जिससे ये नेम अटैच है। तो वी नो द ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू। कि अगर मैंने डॉग बोला है तो डॉग किसको कहेंगे, ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन पता हो गया कि डॉग ऐसा दिखता है, तो आपको समझ आ जाएगी कि हाँ अगर मैं डॉग बोला तो यानी कि मैं इस ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ। तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये 2 चीजें चाहिए। अब आपने नाम भी कर लिया, उसको आइडेंटिफाई, मान मैंने किसी को डॉग बोल दिया तो आप पहचान लोगे कि हाँ ये डॉग ऐसा दिखता है, तो आपने उसको आइडेंटिफाई भी कर लिया। अब ये जो सिस्टम है नोमेनक्लेचर का और आइडेंटिफिकेशन का, इसको संभालती है एक ऑर्गेनाइजेशन। एक नहीं बोलेंगे, 2 ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग है ऑर्गेनाइजेशंस। अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ICPN, और अगर हम एनिमल्स के आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर की बात करेंगे तो हम बात करेंगे ICZN। उसकी फुल फॉर्म क्या होती है आप याद रखना, क्योंकि फुल फॉर्म एग्जाम से पूछ ली जाती है। इसकी फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ बोटैनिकल, बोटैनिकल प्लांट्स, बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। और इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ, यहाँ पे Z है तो यानी कि एनिमल्स है तो क्या होगा, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। यानी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये नाम रखेगी, जितने भी एनिमल्स हैं उनको उनका नेमिंग करेगी और आइडेंटिफिकेशन करवाएगी,
और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका काम है नोमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन किसका, प्लांट्स का। तो ये आपको याद रखना है। ये दोनों जो सिस्टम है, सॉरी दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करती हैं, जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग सेम चीज को अलग अलग नाम से जाना जाता है, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करती है, एक स्टैंडर्ड नाम देती है जिसको बोलते हैं साइंटिफिक नेम। ठीक है, साइंटिफिक नेम देती है। साइंटिफिक नेम का क्यों दिया जाता है, ताकि कंफ्यूजन दूर कर सके अलग अलग लोकल नेम्स को हटा के। तो साइंटिफिक नेम देती है। अब जो ये साइंटिफिक नेम देती है, ये क्या होता है, इसके अंदर साइंटिफिक नेम के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। यानी साइंटिफिक नाम किसी चीज का अगर हमने दिया है तो वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। दो कंपोनेंट्स कौन कौन से मैं बताती हूँ आपको। तो एक वो पहले समझ में आया होगा। तो हम बात करेंगे साइंटिफिक नेम की, कैसे साइंटिफिक नाम दिया जाता है। तो साइंटिफिक नाम की बात करूँ, मैंने क्या बोला, इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। वो दो कंपोनेंट्स कौन सा है, पहला तो है जेनेरिक नेम, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जीनस भी बोल सकते हैं। तो दूसरा आएगा स्पीशीज एपिथेट, यानी कि स्पीशीज। ठीक है, तो दो कंपोनेंट्स है, एक है उसका जेनेरिक नेम और दूसरा है स्पीशीज एपिथेट। अब क्योंकि इसके दो कंपोनेंट्स, जब हम नेमिंग कर रहे हैं, दो कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं, तो इस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इस टाइप के नोमेनक्लेचर को हम बोलेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कितने कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, दो, नोमियल यानी कि नेमिंग। ठीक है, तो क्योंकि दो नेमिंग करते वक्त दो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, सो दिस सिस्टम इज नोन एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और ये सिस्टम किसने दिया था, उस साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है। उस साइंटिस्ट का नाम है कैरलस लीनियस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, जेनेरिक नेम और स्पीशीज एपिथेट, और किसने दिया था, कैरलस लीनियस। तो दोनों इंपॉर्टेंट है कि बाइनोमियल में क्या क्या चीजें होती हैं और किसने दिया था। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना, इसका नाम पूछ लिया जाता है। अब नोमेनक्लेचर हमने कर दिया, एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि इसे लिखेंगे कैसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। एग्जांपल मैंने लिया मैंगो का, किसका लिया, मैंगो का। अब मैंगो का साइंटिफिक नाम क्या होता है, उसका नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, क्या नाम होता है उसका, मैंजीफेरा इंडिका। अब ये जो नाम होता है, ये पहला वाला जो कंपोनेंट होता है, ये किसका डिनोट करता है, डिनोट करता है जीनस को। और दूसरा जो कंपोनेंट होता है, डिनोट करता है किसको, स्पीशीज को। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में यही दो कंपोनेंट्स होते हैं, जीनस और एक स्पीशीज। तो पहला वाला कंपोनेंट ध्यान रखना, जीनस को डिनोट करेगा, और दूसरा वाला कंपोनेंट स्पीशीज को डिनोट करेगा, और दो कंपोनेंट है, इसलिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब कुछ रूल्स आते हैं जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं। रूल्स क्या है वो अभी पढ़ेंगे। जब मैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात कर रही थी, तो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। पहला जो कंपोनेंट होता है उसको हम जेनेरिक नेम बोलते हैं या फिर जीनस। दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं स्पीशीज बोल सकते हैं, फिर आप स्पीशीज एपिथेट बोल रहे हो, फिर आप बोल सकते हो स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, जो आपको सही लगे, दोनों सही है। स्पेसिफिक एपिथेट या फिर इसको स्पीशीज बोलेंगे। क्लियर है, तो इसको नाम रखने के पीछे कुछ रूल्स हम यूज करते हैं। रूल्स को समझ लेते हैं कि क्या क्या रूल्स होते हैं। पहला रूल तो ये कि जो एक बायोलॉजिकल नेम होता है, फिर साइंटिफिक नाम होता है, आप लोग क्या बोल सकते हो, बायोलॉजिकल नेम या फिर साइंटिफिक नेम। इनका ओरिजिन कहाँ से है, इनका ओरिजिन है लैटिन से, यानी कि कहाँ से डराइव है, लैटिन से है। अब लैटिन से है, अब इसको शो करने के लिए कि इनका ओरिजिन जो है लैटिन से हुआ है, इन वर्ड्स को हम कैसे लिखते हैं, इटैलिक्स के अंदर लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, इटैलिक्स में। ठीक है, ये ध्यान रखना कि अगर कोई वर्ड इटैलिक्स में लिखा हुआ है, वो क्यों लिखा हुआ है, ताकि हम ये शो कर सके कि उसका ओरिजिन क्या है, लैटिन है। क्लियर है। सेकंड जो हम ध्यान रखेंगे वो ये रखेंगे कि पहला जब मैं इस नोमेनक्लेचर को करती हूँ, तो पहला कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होते हैं, टू कंपोनेंट्स। तो फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो किसको डिनोट करेगा, मैंने आपको बताया, फर्स्ट जीनस को। और जो दूसरा कंपोनेंट होता है, सेकंड कंपोनेंट, वो किसको डिनोट करेगा, स्पीशीज के नाम को। ठीक है, एग्जांपल मैंने आपको लिख दिया, मैंने लिखा मैंजीफेरा इंडिका। ये किसका साइंटिफिक नाम है, मैंगो का, मैंजीफेरा इंडिका, ये नाम है। तो ये
ये वाला कंपोनेंट किसको डिनोट कर रहा है, जीनस को, और ये वाला डिनोट कर रहा है स्पीशीज को। थर्ड जो पॉइंट आपको याद रखना है कि जो जीनस है, जीनस का पहला लेटर कैसा होगा, कैपिटल होगा, यानी कि जीनस जो है उसका फर्स्ट लेटर कैसा होगा, कैपिटल होगा। ठीक है, ये एम मैंने कैपिटल एम लिखा हुआ है। वही अगर मैं बात करूं किसकी, स्पीशीज की, जो कि है ये इंडिका, इसका फर्स्ट लेटर कैसा है, स्मॉल। तो स्पीशीज का फर्स्ट लेटर कैसा होगा, स्मॉल लेटर होगा, मतलब पूरा ही स्मॉल होगा, फर्स्ट भी स्मॉल होगा, बाकी भी स्मॉल होंगे। और जो जीनस है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे कैसे होंगे, स्मॉल होंगे। ठीक है, ये है थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट ये है कि जब मैं इस नाम को लिखती हूँ तो मैं एक पॉइंट याद रखती हूँ कि जब मैंने दो नाम लिखे हुए हैं तो अगर मैं इनको हैंड रिटन लिख रही हूँ, अगर मैंने हाथ से लिखा है, मैंने इंडिका हाथ से लिखा है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, तो जब हम हैंड रिटन इसको लिख रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, उसको तो हम ध्यान देंगे कि दोनों को, जीनस को भी और स्पीशीज को भी क्या करेंगे, हम अलग से अंडरलाइन करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन, यानी कि एक कॉमन लाइन खींच दी तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। जो हाथ से लिख रहे हैं ध्यान रखना, ठीक है, अंडरलाइन। ये नहीं करना कि आपने कॉमन लाइन खींच दी, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है, गलत हो जाएगा। अलग अलग करना है, इसको अलग से अंडरलाइन, इसको अलग से अंडरलाइन करना है जब आप हाथ से लिख रहे हो तो। लेकिन अगर आप बुक्स में आपने देखा होगा, बुक्स के अंदर इनको अंडरलाइन नहीं किया जाता, बल्कि क्या किया, थोड़ा टेढ़ा कर दिया जाता है। इनको क्या कर दिया जाता है, इटैलिक्स के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, इटैलिक्स मतलब थोड़ा स्लैंट होके, इसको बोलते हैं इटैलिसाइज्ड, इटैलिसाइज्ड। अब बुक्स के अंदर ऐसा होता है, जब उसको हम प्रिंट कर रहे हैं, बेसिकली जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम सेपरेटली अंडरलाइन नहीं करते, बल्कि हम क्या कर देते हैं, उसको इटैलिसाइज कर देते हैं। अच्छा, ये दोनों काम हम क्यों कर रहे हैं, अगर हाथ से लिख रहे हैं तो उसको अलग अलग अंडरलाइन कर रहे हैं, बुक्स के अंदर उसको इटैलिसाइज कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम क्या शो कर सके कि ये वर्ड कहाँ से डिराइव है, लेटिन। इसके ओरिजिन को शो करने के लिए दोनों काम करने पड़ रहे हैं। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट जो आपको याद रखना है, ये आप नोट कर लेना, है ना। फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट ये है कि इस साइंटिफिक नाम के एंड में हम क्या कर देते हैं, हमें ये बताना है कि इस साइंटिस्ट ने जो है ये नाम दिया था, तो हम क्या करेंगे, स्पीशीज के एंड में, यानी कि एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक एपिथेट, एब्रीविएटेड फॉर्म। एब्रीविएटेड फॉर्म क्या होता है, शॉर्टन फॉर्म, है ना। एब्रीविएटेड फॉर्म के अंदर क्या लिख देंगे, किसका नाम, साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे, साइंटिस्ट नेम। एग्जांपल बता देती हूँ, मैंने लिखा मैंजीफेरा इंडिका और इसके लास्ट में लिख दिया लिनियस, ऐसे ना तो इसको अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है कि किसने दिया है, ये नाम दिया है कैरलस लिनियस ने। तो ये डिनोट, ये है आपका फिफ्थ पॉइंट कि अगर आपको ये शो करना है कि किस साइंटिस्ट ने जो है ये नाम दिया था, तो आप पूरा उसका साइंटिफिक नाम लिख के जीनस, स्पीशीज और लास्ट में आप लिख देंगे लिनियस। उसका शॉर्ट फॉर्म, पूरा लिनियस नहीं लिखना है, शॉर्ट फॉर्म लिखना है, एब्रीविएटेड फॉर्म में, वो डिनोट कर देगा किस साइंटिस्ट ने इसको दिया था। तो ये तो हो गए रूल्स क्या करने के, किसी भी स्पीशीज को नोमेनक्लेचर करने के और उसको आइडेंटिफाई करने के। अब हम बढ़ेंगे, ठीक है, हमने ऑर्गेनिज्म का नाम भी रख लिया, हमने उनको आइडेंटिफाई भी कर लिया। अब हम करेंगे उनका क्या, थर्ड काम हम करेंगे क्लासिफिकेशन। क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन। सबसे पहले एक बात बता दूं, जो लास्ट पॉइंट में जो हम साइंटिफिक नाम लिखते हैं, मैंजीफेरा इंडिका, ये अंडरलाइन होता है, ये कैपिटल आता है, ये स्मॉल में आता है। और किसी जब साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं, एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम ना तो अंडरलाइन करते हैं और ना ही उसको इटैलिसाइज करते हैं, वो ऐसे कैसा ही लिखा जाएगा, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, जब इनको होता है कि इनको अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो इनको आप क्या करोगे, सेपरेटली अंडरलाइन करोगे, और अगर वैसे लिख रहे हो प्रिंटेड फॉर्म में तो इटैलिसाइज कर दोगे। ये ऐसे ही रहेगा, चाहे हाथ से लिखो चाहे फिर उसको प्रिंटेड फॉर्म में करो, ये ऐसे रहेगा, ना ही तो अंडरलाइन होगा और ना ही ये इटैलिसाइज होगा। अब थर्ड प्रोसेस है क्लासिफिकेशन। ठीक है, हमारे पास इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, इतने 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीशीज को हम जानते हैं। तो इतने सारे स्पीशीज को स्टडी करना हमारे लिए आसान नहीं है कि हम इंडिविजुअल एक को स्टडी करें। तो हम क्या करते हैं, जो सेम दिखते हैं या जिनमें सेम कुछ फीचर्स होते हैं, उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाल देते हैं। तो मान लीजिए मैंने दो ग्रुप बनाया, मैंने एक ग्रुप बनाया एक प्लांट का और एक बनाया एनिमल का। जितने भी प्लांट्स हैं इसमें सारे टाइप के प्लांट्स, छोटे से लेकर बड़े तक सारे एक कैटेगरी के अंदर आ गए। दूसरे जो भी एनिमल्स सब सारे, चाहे फिर वो इंसेक्ट हो, लायन हो, टाइगर हो,
डॉग हो, कैट हो, सब किस में आ जाएंगे, एनिमल वाली कैटेगरी में। तो इससे हमें पढ़ना आसान होगा कि प्लांट, मैंने 2 कैटेगरी बना दी, एक प्लांट की कैटेगरी, एक एनिमल की कैटेगरी। तो ये क्या करता है, ये स्टडी को आसान बना देता है। तो क्लासिफिकेशन का काम क्या होता है, इसका काम होता है ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स को हमने क्या कर दिया, ग्रुप के अंदर डाल दिया, ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। इससे होता क्या है, इससे स्टडी कैसी हो जाती है, इजी हो जाती है। और अब ग्रुप हम कैसे कर पाएंगे, ग्रुप कर पाएंगे किस फीचर पे, कुछ सेम फीचर्स देख के, अगर ऐसे हैं तो ये इस कैटेगरी में आएंगे, अगर ऐसे दिखते हैं तो इस कैटेगरी में आएंगे। कुछ फीचर्स कॉमन फीचर्स होंगे, सेम हो सकता है कॉमन फीचर्स, जिनके बेसिस पे हम इनको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, मैंने 2 कैटेगरी बना दी, एक मैंने कैटेगरी बनाई प्लांट्स की और दूसरी मैंने कैटेगरी बनाई एनिमल्स की। तो ये क्या है, कैटेगरी बोल सकते हैं ग्रुप्स। तो ये 2 ग्रुप बना दिए, तो मैंने क्या किया, जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे रहते हैं उनको 2 ग्रुप में डाल दिया, कि या तो प्लांट में या फिर एनिमल्स में, ठीक है। ये वो क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफाई करते हैं, मैंने आपको एक वर्ड बताया, या तो कैटेगरी या फिर ग्रुप, ठीक है। यानी कि जब मैं इंडिविजुअल्स को क्लासिफाई करूंगी, उनको अलग अलग ग्रुप में डालूंगी, अलग अलग कैटेगरीज में डालूंगी, उस पर तो क्लासिफिकेशन बोलता है। पर ये जो अलग अलग ग्रुप बना रही हूं मैं, या फिर जो अलग अलग कैटेगरी बना रही हूं मैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं टैक्सा। इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम, टैक्सा। टैक्सा मतलब कैटेगरीज इन विच, अंडर विच हो सकते हैं, इन विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड। अब क्योंकि मैंने 2 कैटेगरी बनाई थी, तो ये भी एक टैक्सा है, ये भी एक टैक्सा है। मान लीजिए मैंने और चेंज कर दिया, मैंने कर दिया, मैंने 3 कैटेगरी में डाला कि या तो ऑर्गेनिजम्स को रखो प्लांट्स के अंदर, या फिर रखो इंसेक्ट्स के अंदर, या फिर रखो मैमल्स के अंदर। तो ये इंडिविजुअल प्लांट्स एक अलग टैक्सा है, इंसेक्ट्स एक अलग टैक्सा है, मैमल एक अलग टैक्सा है, ठीक है। यानी कि जिस कैटेगरी में आप क्लासिफाई करते हैं, बच्चों ने नेम प्लेस एनिमल थिंग, जो नेम प्लेस एंड सारे प्लेस एक जगह आता है, नाम सारे एक जगह, एनिमल सारी जगह, थिंग एक सारी जगह, एक ही जगह पे। तो ये क्या हमने एक अलग कैटेगरी बना दी। तो जो कैटेगरी होती है इंडिविजुअल, इसको हम बोलते हैं टैक्सा, क्लियर है। और फिर जो सारे, और इस प्रोसेस को, जो मतलब अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग टैक्सा में रखने के प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब टैक्सा से एक वर्ड आता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी ये क्या होता है, टैक्सा समझ लिया, क्लासिफिकेशन समझ लिया, टैक्सोनॉमी क्या होगा, टैक्सोनॉमी मतलब होगा क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट टैक्सा। ये ऑर्गेनिजम्स को हमने अलग अलग टैक्सा में रख दिया। और अब आप बोलोगे यही सेम चीज तो मैंने क्लासिफिकेशन के लिए बोली, क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग टैक्सा में रख देना। वही सेम काम मैंने टैक्सोनॉमी में किया कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग टैक्सा असाइन कर दी, कि जो इंसेक्ट्स दिखते हैं वो इंसेक्ट्स वाले टैक्सा में आएंगे, जो मैमल्स दिखते हैं वो इसमें आएंगे, और जो प्लांट्स दिखते हैं वो प्लांट्स वाले टैक्सा में आएंगे। सेम ही तो चीज हो गई। तो हाँ, सेम ही चीज है, बट डिफरेंस कहाँ है, दोनों के अंदर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप के अंदर ही असाइन करते हैं, अलग अलग टैक्सा असाइन कर देते हैं। पर डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस आता है कि टैक्सोनॉमी थोड़ा और प्रॉपरली साइंटिफिक तरीके से, इसमें एक आप हायरार्की से चलते हो, एक ऑर्डर से चलते हो। अब हायरार्की क्या होती है समझना, तो दोनों सेम ही है और कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है वो बताती हूँ आपको। एक वर्ड है क्लासिफिकेशन और एक वर्ड है टैक्सोनॉमी। दोनों के अंदर क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं इंडिविजुअल्स के अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, ग्रुपिंग करते हैं इसके अंदर कैटेगरीज के अंदर, और इन कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं, टैक्सा बोलते हैं, ठीक है। फर्क क्या है, दोनों में ग्रुपिंग कर रहे हैं, बट इसमें हम रैंडम ऑर्डर भी कर सकते हैं। सारे एनिमल्स एक में क्लासिफाई कर दिए, सारे प्लांट्स एक में, इंसेक्ट्स एक में, कोई ऑर्डर भी नहीं। मतलब ये नहीं कि आप मॉस्किटो को ऊपर रखोगे, स्कॉर्पियन को नीचे रखोगे, तो कोई ऑर्डर नहीं है। रैंडम भी आपने इंसेक्ट्स बोला तो आपने रैंडम जो भी आपको दिमाग में आपने सारे इंसेक्ट्स उसके अंदर क्लासिफाई कर दिए, बस खत्म बात, ये हो गया क्लासिफिकेशन। तो रैंडम ऑर्डर के अंदर आप ऊपर नीचे जैसा आप करना चाहो आप कर सकते हो। लेकिन टैक्सोनॉमी में क्या चलता है, एक हायरार्की चलती है। हायरार्की क्या होती है, हायरार्की मतलब एक ऑर्डर के अंदर अरेंज करना, जिसमें आप टॉप टू बॉटम भी जा सकते हैं या फिर बॉटम टू टॉप भी जा सकते हैं। यानी कि एक सिस्टम असाइन करना, ये ऊपर आएगा, ये भी ऊपर आएगा, उसके बाद ये दूसरा आएगा, उसके बाद तीसरा आएगा, फिर फोर्थ आएगा, लास्ट में फिफ्थ आएगा। तो एक सीक्वेंस वाइज चलना वो होता है टैक्सोनॉमी के अंदर। एग्जाम्पल समझाती हूँ, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मैंने बोला डॉग्स, फिर मैंने बोला मैमल्स, और फिर मैंने बोला एनिमल्स।
तो अगर आप देखोगे तो एक अलग अलग टैक्सा भी है, सारे डॉग एक कैटेगरी में रख दिए, मैमल्स जो भी थे उसमें मैमल्स में कुछ और भी होंगे, सारे मैमल्स एक कैटेगरी में रख दिए, एनिमल्स को सारे को एक कैटेगरी में रख दिया। तो इंडिविजुअल लेवल पे अलग अलग टैक्सा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक अलग टैक्सा है, ये एक अलग टैक्सा है और ये एक अलग टैक्सा है। पर अगर मैं अब इनको देखूं तो इसमें एक हायरार्की बन रही है कि सारे डॉग्स किस में आएंगे, मैमल्स के अंदर आएंगे, और सारे मैमल्स किसके अंदर आएंगे, एनिमल्स के अंदर आएंगे। यानी कि जब मैं इसको टैक्सोनॉमी में अरेंज करूंगी तो मैं कैसे अरेंज करूंगी, अगर मैं टॉप टू बॉटम चल रही हूँ तो पहले आएंगे एनिमल्स, फिर आएंगे मैमल्स और फिर आएगा डॉग। ठीक है, तो ध्यान रखना कि दोनों के अंदर क्लासिफाई ही करते हैं, ग्रुपिंग ही करते हैं, इसमें रैंडम ऑर्डर में करते हैं। इसमें हम ये नहीं देखते कि कौन सा ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा, बट इसके अंदर हम प्रॉपरली एक हायरार्की देखते हैं, ऑर्डर चेक करते हैं, जो कि अलग अलग इंडिविजुअल लेवल पर अलग अलग टैक्सा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो एक हायरार्की भी शो कर रहे हैं, जिसमें कि सारे डॉग मैमल्स में आएंगे, सारे मैमल्स इसमें आएंगे, एनिमल्स में आएंगे। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब फोर्थ हमारे पास वर्ड आता है सिस्टमैटिक। ठीक है, फोर्थ हमारे पास क्या वर्ड है, फोर्थ हमारे पास वर्ड है सिस्टमैटिक्स। ये क्या होता है, इसमें वर्ड ही क्या है, सिस्टम, यानी कि क्या कैसे अरेंज करना। तो इसमें कुछ नहीं होता, अरेंजमेंट होता है इंडिविजुअल्स का, अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स कैसे, एक सिस्टमाइज्ड मैनर में, एक प्रॉपर तरीके से, इन्हें सिस्टमाइज्ड मैनर, ये होता है सिस्टमैटिक। वर्ड सिस्टम, सिस्टम से चलना है हमने, ठीक है, हमने को रैंडम नहीं चलना, सिस्टम से चलना है और इंडिविजुअल्स को असाइन कर देना है प्रॉपर। उसके बाद ये जो इस वर्ड का यूज, अच्छा ये एक लेटिन वर्ड है, यानी कि लेटिन से ड्राइव हुआ है, ध्यान रखना इसका ओरिजिन कैसा है, लेटिन है। तो कैरलस लिनियस था साइंटिस्ट, उसने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम क्या था, सिस्टेमा नेचर, सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, तो ये जो उसने बुक पब्लिश की थी, ये बुक भी उसने इसी से इंस्पायर होकर की थी, सिस्टमैटिक वर्ड से ही ये वर्ड बुक उसमें जो है इनाम आया था, सिस्टेमा नेचुरी। कहाँ से, सिस्टमैटिक वर्ड से आया था। इसके अंदर पूरा होता गया सिस्टमैटिक के अंदर। अब हमने जो पढ़ा, हमने पढ़ा नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, वो सब किसमें आप स्टडी करोगे, सिस्टमैटिक के अंदर। सिस्टमैटिक से हम क्या स्टडी करते हो, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, या फिर हम टैक्सोनॉमी बोल सकते हैं, प्लस आप क्या स्टडी करोगे, रिलेशनशिप। तो अलग अलग इंडिविजुअल से हम रिलेशनशिप स्टडी करोगे, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिजम्स आप बोल सकते हो। दूसरा आप क्या स्टडी करते हो, उसके अंदर इवोल्यूशन भी स्टडी करते हो, कैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है। तो ये पूरा कवर करता है सिस्टमैटिक्स। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, हमने पढ़ लिया नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक्स। अब हम पढ़ेंगे हायरार्की।